हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से कक्षा 10 में आप सबको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में गद्य खंड से पाठ 3 में लखनवी अंदाज पाठ का नाम है, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। यशपाल जी का आइए जीवन परिचय देखें। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी और शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तरका तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुत्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब आइए पाठ को देखें। लखनवी अंदाज। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी उसमें ऐसा नहीं था कि एकदम खाली कोई न हो। निर्जन, जन यानी लोग, निर्मल नहीं, लोगों के बिना। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बिंद का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठे यानी खाली नहीं ठल्ला, बिना काम का। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। बच्चों, ये लेखक सब अपने मन से सोचे जा रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लपेट लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किला शौक फरमाएं, यानी आप खाइए, हमें नहीं चाहिए, ऐसा लेखक ने जताया। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं।
नवाब साहब ने एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक में छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए। यानी लेखक ने फिर मना कर दिया अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए, कि मन तो हो रहा था खाने का, लेकिन मना कर दिया था, फिर कैसे वापस ले। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी कि बिना खाए ही नवाब साहब ने उसे बच्चों फेंक दिया खिड़की से बाहर। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तृप्ति यानी संतुष्टि, पेट भरा जा सकता है, उदर यानी पेट का। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहने का तात्पर्य बच्चों कि लेखक के मन में सवाल उठ रहा था, क्या बिना कहानी, बिना घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है क्या? तो इसका उत्तर इन्हें मिल गया कि जब बिना खाए नवाब साहब ने खीरे का स्वाद लिया, पेट भर गया, डकार ले लिया, बिना खाए, तो बिना कहानी और पात्र के, बिना इसके घटना और पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है। इसमें प्रश्न एक बराबर बनता है क्योंकि लेखक ने नई कहानी का लेखक किसी और क्यों कहा है? लेखक ने बिना खीरा खाए नवाब के मुंह से निकली डकार को सुनकर क्या सोचा? तो पहले का उत्तर है कि लेखक ने लखनवी नवाब जैसों को नई कहानी का लेखक कहा है, क्योंकि नई कहानी के लेखक बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्र के कहानी लिखने की बात करते हैं। यह उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार बिना खीरा खाए ही गंध और स्वाद से पेट भरना है। दूसरा का उत्तर है, लेखक ने भी सोचा कि इसी प्रकार नई कहानी के लेखक भी बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र की कहानी लिखकर किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं। उनकी भी संतुष्टि बिना खीरा खाए डकार जैसी ही होती होगी। बच्चों, ये आपका पाठ समाप्त हुआ और अगला पाठ लेकर फिर उपस्थित होंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।